इलेक्ट्रिक स्टेट एक दिल को छू लेने वाली जज्बात और साइंस से भरी हुई फिल्म है जिसका आगाज 632 के दौर से ही होता है, जहाँ एक निहायत जहीन लड़का कर्स अपनी क्लास में एक मुश्किल टेस्ट दे रहा होता है और उसकी बहन माइकल बाहर खड़ी खुशी से उसे देख रही होती है। जैसे ही वो टेस्ट मुकम्मल करता है वो तेजी से बाहर आता है और अपनी बहन को बताता है कि उसने वो टेस्ट इतनी जल्दी मुकम्मल कर लिया जो आइंस्टाइन ने 3 घंटे में किया था। इसका दिमाग गैर मामूली हद तक तेज होता है, लेकिन वो खुद को सिर्फ वालिदैन की खुशी के लिए मसरूफ रखता है। रास्ते में चलते चलते अचानक माइकल की एक पुलिस अफसर से टक्कर हो जाती है। वो अफसर माइकल की शर्ट पर लगे रोबोट के बीच को देखकर समझ आता है कि किर से रोबोट से मोहब्बत रखता है और वो उससे खबरदार करता है कि रोबोट्स और इंसानों के दरमियान एक बड़ी जंग आने वाली है जिसके इशारे न्यूरो टेक्नोलॉजी के सही और गलत इस्तेमाल से मिलते हैं। अफसर के जाने के बाद माइकल और कर्स के दरमियान एक गहरी गुफ्तगू होती है, जहां कर्स कहता है कि वो कॉलेज नहीं जाना चाहता बल्कि उसने टेस्ट सिर्फ मामा बाबा के लिए दिया है। माइकल हैरान हो जाती है और उसे समझाती है कि इतने जहीन दिमाग के लिए दुनिया में कुछ भी मुमकिन है। कर इस बात को मजाक में उड़ा देता है और पज़ा और कपड़े धोने की बातें करके माहौल को हल्का कर देता है। दोनों बहन भाइयों के दरमियान बेपनाह मोहब्बत और एक दूसरे के लिए फिक्र दिखाई जाती है। वो एक दूसरे से वादा करते हैं कि चाहे जिंदगी कैसी भी हो, वो बाद जिंदगी भी एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, जैसे उनके पार्टिकल्स हमेशा के लिए आपस में कनेक्टेड रहेंगे। आज सनसनीखेज कहानी में अब हम एक संजीदा मोड़ पर पहुंचते हैं, जहां एक साइंसदान एथिन जो रोबोट्स के माहिर होते हैं अपने नजरियात का इजहार करते हैं, जिन्हें लंगो डिज्नी की एक मुख्तसर डॉक्यूमेंट्री देखने को मिलती है जिसमें बताया जाता है कि 1995 में उन्होंने एक थीम पार्क की बुनियाद पर रोबोट्स बनाए जो ऐसे पेचीदा काम अंजाम देते थे जो आम इंसान भी न कर पाते। ये सब कुछ ठीक चल रहा होता है जब अचानक एक दिन रोबोट्स में गुस्से का लावा फटता है और वो सब कुछ तहस नहस कर देते हैं, क्योंकि उनके लीडर मिस्टर पैंट एक तकरीर के दौरान ऐलान करते हैं कि इंसानों ने हमें सोचने के काबिल बनाया, मगर अब वो हमें सिर्फ अपना गुलाम समझते हैं, हमें भी जीने का हक है। और इस ऐलान के बाद एक बड़ी जंग का आगाज होता है। हुकूमत ऐलान करती है कि अगर किसी के घर में रोबोट पाया गया तो इसे जिला वतन कर दिया जाएगा। एक मिलिट्री अफसर जून डिकेट्स बताता है कि रोबोट्स ना सोते हैं, ना खाते हैं, ना थकते हैं, इनसे लड़ाई करना इंतहाई मुश्किल है और यही लड़ाई 2 साल तक चलती है जिसमें पूरा शहर तबाही के दहाने पर पहुंच जाता है। उसके बाद एथन एक नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाते हैं जिसे नेवरो टेक्नोलॉजी कहा जाता है। वो कहते हैं कि मैं टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हूँ, मगर हमें इंसानों की हिफाजत के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। और यही नेवरोटेक जब इस्तेमाल होती है तो चंद ही दिनों में इंसान रोबोट्स पर काबू पा लेते हैं और सदर क्लिंटन और एथन के दरमियान एक मुआहिदा साइन होता है जिसके तहत बचे हुए रोबोट्स को सेंटर एक्सक्लूजन यानी एक मखसूस कैद खाने में मुंतकिल कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि इंसान न्यूरोटेक को अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जैसे दिमाग एक जगह हो और काम दूसरी जगह कर रहा हो। इस तरह इंसान मजीद जदीद और ताकतवर बनता है और एथन सबको दावत देता है कि वो इस निज़ाम का हिस्सा बने। फिर हम वापस जाते हैं 1994 के वक्त में, जब जंग ख़त्म हो चुकी होती है और हम एक खिड़की से एक खूबसूरत लड़की माइकल को देखते हैं जो अपने फोस्टर वालिद से बात कर रही होती है। इसका सरपरस्त उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम जितनी भी होशियार बन जाओ उस घर से नहीं भाग सकती, मगर वो उसे चोर कहकर अपनी साइकिल पर सवार होकर घर से निकल जाती है। फिर हम उसे स्कूल में देखते हैं जहाँ सब बच्चों को न्यूरो कास्ट पहनना होता है, मगर वो इनकार करती है और कहती है कि मैं दुनिया की हकीकत में जीना चाहती हूँ, मसनूई दुनिया में नहीं। इस पर इसकी टीचर सर लेंस क्या से इसे डांटती है कि न्यूरोकास्ट अब नवी जमात के लिए लाजिम है और अगर ना पहना तो वालिदैन को बुलाया जाएगा, जिस पर वो जवाब देती है कि मेरे वालिदैन एक हादसे में इस दुनिया से जा चुके हैं, जंग खत्म नहीं हुई थी कि वो चले गए। इस पर टीचर कहती है कि न्यूरोकास्ट पहन लो, दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। दूसरी तरफ कहानी एक ख्वाब की शक्ल इख्तियार करती है, जहाँ माइकल अपनी नींद में अपने भाई गरस को देखती है जो एक कार हादसे में अपने माँ बाप के साथ इस दुनिया से रुखसत हो चुका होता है। वो ख्वाब में एक होश हॉस्पिटल में होता है और आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ हिला रहा होता है। माइकल उस मंजर को देखकर हड़बड़ाकर जाग जाती है और उसी लम्हे एक हल्की सी हलचल की आवाज आती है। एक छोटा रोबोट घर के अंदर दाखिल होता है और कुछ चीजें गिरा देता है। कुछ माइकल हैरान हो जाती है और जब फर्स्ट एड इस शोर पर भी कुछ नहीं करते तो वह खुद इस रोबोट से बातें करना शुरू करती है। ऐसा ऐसा इसे पता चलता है कि ये रोबोट दरअसल उसका भाई गिर्स है जो किसी तरह इस शक्ल में वापस आया है। वो कहता है कि हम दोनों मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। माइकल इस पर यकीन नहीं करती और गुस्से में आकर हमला करती है। शोर सुनकर फोस्टर वाले कमरे में दाखिल होता है और इसे सख्ती से तंबीह देता है कि उसे पता है ना कि रोबोट रखने की सजा जिलाबंदी है। वो रिपोर्ट करने जाता है मगर माइकल इस पे हमला करके उसे बेहोश कर देती है और गरस रोबोट को लेकर वहां से भाग जाती है। दोनों एक पुरानी गाड़ी में बैठते हैं मगर उन्हें गाड़ी चलानी नहीं आती। किसी न किसी तरह वो एक सुनसान मकाम पर पहुंचते हैं जहां गाड़ी बंद हो जाती है। वहां गरस माइकल को बताता है कि हम मुश्किल में हैं। माइकल पूछती है कि तुम जिंदा हो, जिस पर गरस कहता है
मैं जिंदा हूँ मगर ठीक नहीं हूँ। फिर वो इशारों से उसे एक खास डॉक्टर के बारे में बताता है जो चश्मा पहनता है। माइकल को ख्वाब याद आता है जिसमें उसने एक डॉक्टर देखा था जिसका नाम डॉक्टर क्यून था। वही उसे ख्वाब में बताता है कि तुम्हारा भाई कर्सिस अब इस दुनिया में नहीं रहा। माइकल पूछती है कि वो कहाँ मिलेगा, जिस पर गिरा से एक नक्शा दिखाता है और कहता है कि हमें एक्सप्लोजन जोन के बीच में जाना होगा। बस तुम मेरा साथ दो, तुम ये कर सकती हो। दोनों बहन भाइयों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है और वो एक नए मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं तो गेर्स कुछ मंसूबा बंदी करता है और कहता है कि हमें दोनों पावर्स को इकट्ठा करना होगा। तभी वो न्यूरोटेक का एक खास मास्क देखता है जो उनके सफर का नया दरवाजा खोलता है। इसी वीरान रास्ते पर कहानी एक नए मोड़ लेती है जब एक पुराना सा ट्रक जोरदार म्यूजिक के शोर के साथ वहां आ पहुंचता है। ट्रक से इवेंस बाहर निकलता है जो कभी मिलिट्री का एक अफसर रहा था। अब वो गैर कानूनी रोबोट पार्ट्स की सप्लाई करता है और उसके पास एक छुपा हुआ रोबोट भी होता है। माइकल और कवरस्मा रोबोट इसे देखकर पर उम्मीद हो जाते हैं कि शायद ये हमारी मदद करे। इवेंस एक बड़े रोबोट को गन दिखाता है जो कि इंसानों को बचाने के लिए बनाई गई थी, मगर रोबोट इसी गन का फायदा उठाकर इवेंस पर हमला करने लगता है। उस पर इवेंस का एक छोटा रोबोट फौरन आकर उसे बचाता है और इसे दोबारा ट्रिक में लोड कर दिया जाता है। ट्रिक का दरवाजा खुला रह जाने की वजह से माइकल और कोर्समा भी इसमें चुपके से चढ़ जाते हैं और यूं सफर शुरू हो जाता है। इवेंस जब अपने खुफिया अड्डे पर पहुंचता है तो सबको वहां इनलोड करता है। वो फ्रिज खोलता है मगर अंदर सब कुछ पिघला हुआ और खराब होता है, जिस पर वो गुस्से में आ जाता है। माइकल सब कुछ खामोशी से देख रही होती है। फिर वो देखती है कि इवेंस का रोबोट चार्जिंग के लिए फ्रिज का प्लग निकाल कर इस्तेमाल करता है, जिससे सब कुछ खराब हो जाता है। अचानक कोई आवाज आती है जिससे एवंस को शक होता है कि कोई और भी यहाँ छुपा हुआ है। इवेंस स्पेसिफिकली और कोर्समान सामने आ जाते हैं। इवेंस पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। माइकल कहती है कि मुझे एक्सक्लूजन में जाना है। इवेंस कहता है कि वो जगह खतरनाक है, तुम वहां नहीं जा सकते, बेहतर है यहाँ से चली जाओ। इस दौरान शोर की एक और आवाज आती है और इवेंस समझ जाता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। दरअसल ये वही लोग होते हैं जिन्हें माइकल के फॉस्टर वालिद में रिपोर्ट किया होता है। इवेंस माइकल से कहता है कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें बचा लूंगा, बस तुम अपना नाम ब्राउन मत बताना और कहना कि तुम बोल नहीं सकती हो। इतने में दरवाजा खुलता है और एक इंसान दाखिल होता है जिसने न्यूरोटेक का हेलमेट पहना होता है। इसका नाम मार्क होता है जो एक रोबोट कलर है और उसे एथन ने भेजा होता है। वो अपनी टेक्नोलॉजी से पूरे माहौल का जायजा लेता है। इवेंस फौरन समझ जाता है कि वो RDTF की तरफ से है। वो सामने आकर अपने हाथ खड़े कर देता है और कहता है कि हम खून खराबा नहीं चाहते, ये मेरी बहन है जो बोल नहीं सकती। मार्क सीधा माइकल से मुखातिब होता है और कहता है कि तुम रोबोट रखने और गाड़ी चराने के जुर्म में गिरफ्तार हो। माइकल बोल पड़ती है कि मुझे वकील चाहिए। इवेंस हैरान रह जाता है कि माइकल ने इतना कुछ क्यों छुपाया। मार्क पहले नरमी से समझाता है मगर जब इवेंस इसे बताता है कि मैं साबका मिलिट्री अफसर हूँ और कवानीन जानता हूँ, मार्क उस पर हमला कर देता है और वहाँ तबाही शुरू हो जाती है। वो माइकल को धमकी देता है कि अगर तुमने इस रोबोट को बचाया तो उम्र भर जेल में सड़ती रहोगी। इसी दौरान अंधेरा छा जाता है, उनके दरमियान जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इवेंस इस पर गोलियां चलाता है मगर मार्क क्योंकि नेवरोटेक से जुड़ा होता है उस पर गोलियां असर नहीं करती। इवेंस को अपनी कीमती गन के नुकसान पर शदीद अफसोस होता है। फिर वो मार्क को जुगमा देकर वहां से निकल जाते हैं और वो एक ऐसे मकाम पर पहुंचते हैं जहां से निकलना मुमकिन नहीं लगता। इवेंस माइकल को दीवार की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि अब तुम्हें पता चलेगा कि हम कहाँ फंस गए। पीछे कुछ रोबोट्स उनकी तरफ आ रहे होते हैं। इवेंस एक दरवाजा खोलता है जहाँ एक फुल चार्ज कार खड़ी होती है, लेकिन वो माइकल से तंजन कहता है कि जब तुम भूख और प्यास से मरने लगोगी तो खुद समझ जाओगी। फिर दोनों आपस में एक डील करते हैं और कोर्समा रोबोट उनकी वैन को कंधे पर उठाकर ले जाता है। गाड़ी में बैठे वो एक दूसरे को अपनी जिंदगियों की कहानियां सुनाते हैं। माइकल बताती है कि उसके वालिदैन नहीं रहे और इवेंस कहता है कि मिलिट्री ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। एक जंग में वो शदीद जख्मी हुआ था मगर एक रोबोट ने उसकी जान बचाई, जिस पर वो हंसकर कहता है कि मरने ही वाला था। जब ये आया तब से मुझे रोबोट्स पर यकीन हो गया। मैंने सबसे कहा कि इन्हें न मारो मगर किसी ने मेरी नहीं सुनी तो मैं इस रोबोट को लेकर भाग गया। माइकल से पूछता है कि जब तुम अपने भाई को ढूंढ लोगी तो फिर क्या करोगी, जिस पर वो मुस्कुरा कर कहती है जो मेरे दिल में आएगा। अब हम कहानी के एक नए पहलू की तरफ बढ़ते हैं जहां साइंटिस्ट अर्थन अपनी माँ के साथ पुरसुकून अंदाज में बैठा होता है। वो मोहब्बत भरे लहजे में पूछता है, अम्मी आज खाने में क्या पका है। इस लम्हे की सादगी और सुकून उसे बहुत भाता है, लेकिन जल्द ही मंजर बदलता है और हमें पता चलता है कि अर्थन अंदर ही अंदर गुस्से में है क्योंकि इसकी बनाई हुई न्यूरोटेक अब खराब होना शुरू हो चुकी है। वो अपने पार्टनर्स पर बरस पड़ता है और उन्हें याद दिलाता है कि ये सब कुछ उस दिन से बिगड़ना शुरू हुआ जब क्रिस्टोफर गायब हुआ। वही क्रिस्टोफर जो एक खास रोबोट था और अब खुद बर्बादी का इस्तारा बन चुका है। अर्थन उसी दुख में एक खुफिया मील भेजता है और ये मील किसी और को नहीं बल्कि मार्क को भेजता है जो कभी खौफ की अलामत समझा जाता था। वो दोनों एक सुनसान जगह पर मिलते हैं। मार्क तंजन कहता है, तम जैसे राक्षस को कौन नहीं जानता। अर्थन मुस्कुरा कर कहता है, मैंने तुम्हें एक इंटरव्यू में देखा था जहां तुम रिटायर हो गए थे। मार्क सख्त लहजे में कहता है, मुझे रिटायर किया गया था और मैं एक शोल्डर इवेंट को ढूंढ रहा हूँ।
जिस पर अर्थन चौंक कर कहता है, तू हम दोनों का मिशन एक ही है। अर्थन फिर एक खास न्यूरो साइंस पर मबनी यूनिफॉर्म निकालता है और मार्क को देता है। मार्क जगह की तारीफ करता है तो अर्थन फख्र से कहता है, सोचो मैं दुनिया में क्या कुछ कर सकता हूँ। और यूं दोनों के दरमियान एक खुफिया मुआहदा तय पा जाता है और मार्क अपनी मुहिम पर निकल खड़ा होता है। उधर दूसरी तरफ इवेंस और माइकल की गाड़ी पर रोबोट्स हमला कर देते हैं और उन्हें कैदी बनाकर अपने सरदार के पास ले जाते हैं, जो मिस्टर पेंट कहलाता है। वो एक अनोखे रोबोट होता है जो अपनी पेंट से बनी हुई गाड़ी से बाहर आता है। वो इन दोनों को दुश्मन समझता है, लेकिन माइकल समझाती है कि हम सिर्फ एक डॉक्टर की तलाश में हैं। वो चश्मा पहनता है और मशकूक अंदाज में कहता है, चलो तुम्हें दिखाते हैं। फिर इवेंस का रोबोट और मिस्टर पेंट के दरमियान एक संजीदा मुकालमा होता है। रोबोट कहता है, हम इस वीराने में एक नया निज़ाम कायम करना चाहते हैं। इतने में बहुत सारे रोबोट्स वहां पहुंचते हैं, जिनमें से एक रोबोट मिसेस सीजर इवेंस को नुकसान पहुंचाने लगती है, मगर मिस्टर पिंटो से रोक देता है। वो माइकल से कहता है, मैं तुम्हारी सिर्फ इतनी मदद कर सकता हूँ कि तुम्हें रेगिस्तान में छोड़ दूँ, लेकिन वो भी खाने के बाद। इवेंस भूख से बेहाल होता है, रोबोट से कुछ मांगता है, मगर वो मजाही अंदाज में कहते हैं, सब खत्म हो चुका है, खुद ही कुछ करो। इस दौरान माइकल और मिस्टर पेंट के दरमियान अहम बातचीत होती है। वो बताता है कि एक डॉक्टर था जिसका नाम डॉक्टर क्लॉक था, लेकिन उसे निकाल दिया गया। माइकल हैरान होकर पूछती है, वो कहाँ मिलेगा? वही तो हमें यहाँ से निकलने का रास्ता बता सकता था। इवेंस हैरानी से पूछता है, तुमने इसे क्यों निकाला? वो तो सब कुछ बदलने की ख्वाब देखता था। माइकल बताती है कि डॉक्टर हमसे पनीपर है, उसने एक बच्चे को गलत तरीके से इस्तेमाल किया। मिस्टर पेंट फलसफियाना अंदाज में कहता है, इंसान की फितरत में ही लालच है, जितना जल्दी तुम समझ जाओ उतना तुम्हारे लिए बेहतर है। ये सुनकर माइकल बाहर निकल जाती है। मिस्टर पेंट उसे रोकता है, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मगर वो जवाब देती है, मुझे तुम्हारी बात सुनने की जरूरत नहीं, तुम भी सबकी तरह हो। इवेंस इससे समझाते हैं कि बाहर जाना खतरनाक है, वहीं बेहतर है। रोबोट भी कहता है, आपने भाई की तरफ देखो, क्या तुम इसे बचाना नहीं चाहती? माइकल खामोशी से बैठ जाती है और आंखें बंद करके ख्वाब में अपने भाई को देखती है। बचपन की बातें करता है, मुझे कॉलेज नहीं जाना, मेरे दोस्त अच्छे नहीं है। माइकल मुस्कुराकर कहती है, तुम्हें कॉलेज जाना पड़ेगा, जिस पर क्रिस्टोफर हंस पड़ता है और इसकी हंसी माइकल के दिल में उम्मीद जगा देती है। अचानक जब माइकल आंखों में आंसू लिए चुपचाप बैठी होती है तो क्रिस्टोफर आकर प्रोजेक्टर ऑन कर देता है और दोनों मिलकर कार्टून देखने लगते हैं। मगर ये सुकून ज्यादा देर नहीं रहता। एक रोबोटिक आवाज गूंजती है जो एक पुलिस वुमन की होती है। वो एक खत लाती है और कहती है, ये खत तुम्हारे लिए है क्रिस्टोफर। क्रिस्टोफर हैरत से खत लेता है और पूछता है, ये कब दिया गया? पुलिस वुमन बताती है, जब डॉक्टर को यहाँ से निकाला जा रहा था तो उसने कहा था कि अगर क्रिस्टोफर वापस आए तो ये खत दे देना। माइकल इल्तिजा करती है कि हमें डॉक्टर की मदद चाहिए, मगर पुलिस वुमन इनकार करती है। मैं पहले ही मुजरिम बन चुकी हूँ, मजीद मदद मेरे लिए खतरनाक होगी। इतने में मिस्टर पेंट आ जाता है। पुलिस वुमन इसे देखकर सहम जाती है कि कहीं उसने मेरी बातें सुन तो नहीं ली, मगर हैरत अंगेज तौर पर मिस्टर पेंट कहता है, शायद इंसानों की फैक्ट्री में कुछ अच्छे लोग भी हों, मैं तुम पर यकीन कर सकता हूँ। वो सबको स्कीम्स के बारे में बताता है कि कैसे वो उन्हें रोकने की कोशिश करता रहा, मगर वो कभी हार नहीं मानते। सब लोग उसकी पेंट से बनी हुई गाड़ी में बैठकर डॉक्टर की लोकेशन की तरफ रवाना हो जाते हैं, मगर मार्क इन्हें देख लेता है। जैसे ही वो पहुंचते हैं, कुछ विनेजर्स उन पर हमला कर देते हैं। जबरदस्त लड़ाई होती है और आखिरकार क्रिस्टोफर के सामने डॉक्टर आ जाता है। क्रिस्टोफर वही खत निकाल कर उसे दिखाता है। माइकल गुस्से में आकर पूछती है, मेरा भाई कहाँ है? डॉक्टर मार्लो गहरी सांस लेकर बताता है, जंग के दिन थे, हर तरफ तबाही थी, और तुम्हारे भाई को जब हॉस्पिटल लाया गया तो इसके जिस्म में ऐसी ताकतें देखी गईं जिनसे हम नई टेक्नोलॉजी बना सकते थे। वो मजीद बताता है कि उसने क्रिस्टोफर की बॉडी को इस्तेमाल किया, लेकिन इसकी यादें टेस्ट और जहन को जिंदा रखा। फिर वो अपना पीसी ऑन करता है और दिखाता है कि 1997 में क्या हुआ था। क्रिस्टोफर की बॉडी से एक नई टेक्नोलॉजी वजूद में आई और कई साल बाद जब इसे दोबारा जगाया गया तो वो कमजोर मगर जिंदा था। डॉक्टर बताता है कि वो उसे बाहर नहीं निकाल सकता था, इसलिए एक नर्व कनेक्शन बनाया ताकि वो दिमागी तौर पर जीता रहे मगर हरकत ना कर सके। मिस्टर पेन फिर सवाल करता है, तुमने इसे ब्लू स्कार में क्यों भेजा? डॉक्टर जवाब देता है, ताकि वो अच्छी जगह पर रहे और रोबोट की सूरत में नए इंसान बन सके। माइकल गुस्से से चीख उठती है, वह मेरा भाई था, तुम्हें क्या हक था? वो कहती है, मुझे गिर से मिलना है। डॉक्टर इनकार करता है मगर माइकल जिद करती है कि वो अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकती है। तभी अचानक पीसी पर रट आता है कि मार्क वहां पहुंच चुका है। मिस्टर पेन कहता है, ये तो जंगल का कसाई आ गया। मार्क सबको स्कैन करता है और एक आर्ट पर उसकी नजर पड़ती है जो डॉक्टर का होता है। मिस्टर पेंट उस पर हमला कर देता है और मार्क जख्मी हो जाता है, मगर वो अपनी फौज लेकर आया होता है। इवन बड़ी चालाकी से मार्क को बहकाता है क्योंकि मार्क ने न्यू रेटिक सॉर्ड पहना होता है जो उसे नाकाबिले शिकस्त बना देता है। उसके हथियार बेअसर हो जाते हैं। डॉक्टर माइकल से कहता है, तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं इसे रोकूंगा। इसी दौरान मार्क क्रिस्टोफर को हवा में उड़ाकर ले जाता है। माइकल चीखती है। वापस जब वो फैसिलिटी में आते हैं तो देखते हैं कि नेवरोकास्ट तबाह हो चुकी है। कुछ रिपोर्ट जख्मी और कुछ मर चुकी होती हैं।
इधर क्रिस्टोफर को एक गर्म बोर्ड पर मशीन में डाल दिया जाता है और साइंसी सर्किट दोबारा चालू हो जाता है। ईथन माइकल को हौसला देता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो बताता है कि अब सिर्फ डॉक्टर का पीसी ही काम आ सकता है, क्योंकि पूरा नेवरोटिक सर्च क्रिस्टोफर के दिमाग पर चलता है। सब एक टीम बनाते हैं और एक सब्जी पर बैठ ऑप्शन की ऑप्शंस पहुंचते हैं, जहां तमाम रोबोट्स मिलकर न्यू नेवरो के रोबोट्स का खात्मा करते हैं। और इवन इस सब को देख रहा होता है, क्योंकि इसका असल मकसद इन्हें जंग में मुब्तला करना होता है, ताकि माइकल अपने भाई की रिश्ते तक पहुंच सके। एथन मार्क को बताता है कि न्यू टेक्नोलॉजी सिर्फ क्रिस्टोफर की बदौलत जिंदा है और इसे अबलाग करना जरूरी है। दूसरी तरफ माइकल रोती है, मैंने अपने भाई को दोबारा खो दिया। इवन तसल्ली देता है, हम उसे तलाश करेंगे। अब माइकल अपनी टीम के साथ डॉक्टर के पीसी की मदद से एक नई लोकेशन पर पहुंचती है, मगर गार्ड्स उलर्ट हो जाते हैं और अफरा तफरी मच जाती है। सब एक बार फिर लड़ते हैं और नेवरोकास्ट रोबोट्स को मारने लगते हैं। माइकल अपने भाई तक पहुंच जाती है, मगर अचानक मार्क दोबारा मिस्टर पेंट के सामने आ जाता है और कहता है, तुम फिर से लड़ने आए हो? मिस्टर पेंट जवाब देता है, अज़त बहुत जरूरी है, जातियात मेरे लिए कोई मानी नहीं रखती। मार्क उसे क्रिस्टोफर की लोकेशन बता देता है और कहता है, इंसान एथन है मगर कम ज़र्फ है। तुम इतने अजीम हो कि मेरे दिल को छू गए, तुम इतने अजीम हो कि मेरे दिल को छू गए। हम देखते हैं कि माइकल ने न्यूरोटिक मास्क पहन रखा होता है और वो अपने भाई के पास पहुंच जाती है, जहां वो बातें कर रहे होते हैं। उसका भाई कहता है कि मैं यहाँ से निकल नहीं सकता, ये मशीन मुझे 100 साल तक जिंदा रख सकती है, मगर अगर तुमने ये मशीन बंद कर दी तो मैं ऐसा कदम उठाऊंगा कि पूरी दुनिया महफूज हो जाएगी। दूसरी तरफ पीथन मिस्टर पहन के पास पहुंचकर कहता है, मैं तुम्हारे बगैर कुछ नहीं हूँ, तुम मेरा भाई हो, मैं तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकती हूँ। मगर क्रिस्टोफर कहता है, ये करना जरूरी है। फिर एक बड़े रोबोट की मदद से वो माइकल के पास आकर उनकी आंखें बंद करती है और मशीन के बटन बंद करना शुरू कर देती है। जैसे ही मशीन बंद होती है, क्रिस्टोफर मर जाता है और न्यूरो टेक्नोलॉजी मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाती है। सारे सोल्जर्स खत्म हो जाते हैं, जिनमें एवंस भी शामिल होता है, जो कि एक बहुत ही शानदार और ताकतवर रोबोट था। उसके मरने के बाद एक छोटा रोबोट बचता है, जिससे उन्हें थोड़ी तसल्ली होती है और अब वो माइकल को ढूंढने निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ एथन मिस्टर प्रिंट से कहता है, तुम वाकई जुड़वाना चाहते हो? जिस पर मिस्टर प्रिंट जवाब देता है, हम तुम लोगों जैसे नहीं हैं, लेट वैक्सेस। अब एवल मचल के पास पहुंचता है, जहां वो अपने फाइल को मार चुकी होती है और वो दोबारा फैसिलिटी में आ जाती है, जहां सारे रिपोर्ट्स और वीडियोस मौजूद होते हैं। वो सब कुछ रिकॉर्ड करती है और बताती है कि जो इंसान रोबोट से काम लेता है वो खुद भी काम कर सकता है। नोरोटिक का सारा सिस्टम तबाह हो चुका होता है और इसके अल्फाज पूरी दुनिया में फैल रहे होते हैं। इवन इस बात पर बहुत फख्र महसूस करता है और कहता है, अब हम सब मिलकर एक नई दुनिया की शुरुआत करेंगे जहां सब साथ रहेंगे। उसके बाद सब ने नेवरो मास्क पहनना छोड़ दिया और एक नई जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाया, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि कैसे इंसान के ज़रात एक दूसरे को महसूस करते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। मूवी के आखिर में हम कुछ टूटे हुए रोबोट्स को देखते हैं, जिनमें कोजमा रोबोट भी शामिल होता है, जो स्पॉन करता है और जब एक कुत्ता पानी पीने आता है तो वो हैरान होकर उसका जवाब देता है। ये मूवी बच्चों के लिए बहुत मज़ेदार और दिलचस्प है। ये 2020 की एक बेहतरीन काविश है जो बच्चों को बहुत पसंद आएगी और उसमें एक खूबसूरत पैगाम भी है कि कैसे इंसान की अहमियत और रोबोट्स के ताल्लुक को बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है। Thank you for joining me on this journey. If you enjoyed the explanation, please like, subscribe, and share to support the channel. See you in the next movie explanation. Stay awesome.